नमस्कार सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स लोगों को मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का वेलकम है। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल फिजियो की सीरीज, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो अपन रेस्पिरेशन डिस्कस करने वाले हैं। और रेस्पिरेशन के एक से ज़्यादा वीडियो या लेक्चर होने वाले हैं, जो कि एक के बाद एक YouTube चैनल पे ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपन पॉइंट ले रहे हैं या फिर जो टॉपिक ले रहे हैं रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो इसकी एनाटमी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी टॉपिक अपन यहाँ पर एनिमल फिजियो के डिस्कस करने वाले हैं वो सब एकदम एक्सट्रीम लेवल के एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट के क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर कोई भी पॉइंट और कोई भी यहाँ पर टर्म या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट जो होगा एनिमल फिजियो का इन टॉपिक से संबंधित, वो यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। और कोई भी आज तक आया हुआ क्वेश्चन यानी कि PYQ बनता है, ऐसा कोई टॉपिक अपन छोड़ने वाले नहीं है, भले ही वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कोई भी मेडिकल एग्जाम हो। तो सबसे पहले जो अपन टॉपिक लिए हैं वो है रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर अपन कंपेरेटिव अकाउंट्स देखते चलेंगे, बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर कंपेयर करते हुए चलेंगे। और जो ह्यूमन या फिर देखते हैं अपन एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको अपन डिटेल से देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो तीनों पॉइंट अपन इस लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट इस लेक्चर का ये होने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है इस लेक्चर का वो होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि प्लांट और जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इंक्लूड हैं। सारे जो एनिमल्स हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट होगा इस लेक्चर का वो होगा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसकी एनाटॉमी तो अपन इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसकी जो फिजियोलॉजी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। इस तरीके से जैसे ही लेक्चर पूरा होगा या फिर अपलोड किया जाएगा तो साथ में यहाँ से जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, जो भी आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल एलेक्सा बायोलॉजी का टेलीग्राम चैनल होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वहाँ से आप इस तरीके से जो भी शॉर्ट नोट बनते हैं लेक्चर के वो PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। जैसा कि इस लेक्चर के जो भी टॉपिक या पॉइंट हैं उनके शॉर्ट नोट्स इस मैनर में, इस पैटर्न में आपको मिलने वाले हैं PDF में, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे ये पहले वाला पॉइंट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का। सेकंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन बनो कोई भी पॉइंट अपन यहाँ पर छोड़ने वाले हैं नहीं। फिर देखेंगे यहाँ पर अपन ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो अपन इसी लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने लिया नहीं है PPT में। बाकी ये जो भी सामने पैटर्न दिख रहा है नोट्स का, ये आपको मिल जाएगा चैनल की जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर जो भी आगे के जो पॉइंट हैं वो नेक्स्ट एक के बाद एक जो भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे उनके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये जो एनिमल फिजियो की जो सीरीज चलाएंगे अपन, सीरीज़ के वीडियो अपलोड करेंगे, लेक्चर अपलोड करेंगे, उनके अंदर आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है रेस्पिरेशन का पहला लेक्चर। ठीक है, फिर दूसरे वाले अगले वाले जो लेक्चर होंगे उनमें ये वाले टॉपिक क्लियर करते चलेंगे जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसको अगर अपन सामूहिक रूप से देखें कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स इनहेल करते हैं या फिर जो भी फूड से एनर्जी बनाने के दौरान एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन इनहेल कर ली जाती है, सेल्स तक पहुँचा दी जाती है और वहाँ से जो भी CO2 प्रोड्यूस होती है सेल्स के द्वारा उसको बाहरी एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स काम में आते हैं उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि ब्रीदिंग जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है, जबकि रेस्पिरेशन जो अर्थ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है ना कि बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करना, इनहेल करना और बाहरी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना या रिलीज करना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता अपन देखते हैं ब्रीदिंग की, वो क्या होती है कि गैसों का एक्सचेंज करता है, उसी को अपन गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसको ब्रीदिंग बोल सकते हैं। थर्ड है इसके अंदर कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स होती है ब्रीदिंग की तुलना में, और ये सेल्यूलर लेवल पे होती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और उनसे एनर्जी बनाई जाती है और साथ में यहाँ पर O2 काम में ली जाती है और एनर्जी के साथ में CO2 प्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है।
ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है ना, ब्रीदिंग के अंदर कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, जबकि रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे होता है। तो यहाँ से अपने को यही बात याद रखनी है कि जो रेस्पिरेशन है वो सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में नेसेसरी होता है या फिर प्रेजेंट होता है, जबकि ब्रीदिंग सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता। जैसे कि अपन बात करें एग्जाम्पल कि प्लांट्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जबकि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि लंग्स मान लेते हैं अपन कि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें कि जो रेस्पिरेशन था अपना वो सेल्यूलर लेवल पर पाया जाता था, और इसके अंदर अपन O2 को काम में लेते थे। भोजन के या फिर फूड के जो भी कार्बनिक मॉलिक्यूल थे उनसे एनर्जी बनाने के लिए यहाँ पर O2 काम में लिया जाता था। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल चलता है अपना, उसके अंदर O2 काम में लेते हैं, और फिर यहाँ पर जो भी फूड के जो कार्बनिक मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी मिलती है, और यहाँ पर साथ में CO2 गैस भी रिलीज होती है, जिसको अपन ब्रीदिंग के दौरान एल्वियोलाई में या फिर लंग्स के अंदर एक्सचेंज करके बाहरी एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर देते हैं। ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे कि अपन बात करें कि जैसे एनिमल्स की बात करें अपन, तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स या फिर बात करें रेप्टाइल्स या अपन ह्यूमंस के अंदर मोस्टली, तो इनके अंदर क्या होता है ना कि जो गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो गैसें हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती है और एक्सचेंज करके बाहर रिलीज की जाती है और इनहेल की जाती है। तो इस प्रकार का जो भी रेस्पिरेशन होगा उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन का या फिर गैसों के ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। भले ही सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट हो, स्लो हो या फिर वेंस के द्वारा हो, किसी भी ऑर्गन के द्वारा हो, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो रेस्पिरेशन पाया जाता है, जो गैसों का ट्रांसपोर्ट है वो पाया जाता है। जैसे कि इंसेक्ट के अंदर ट्रेकिया पाया जाता है और वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्रेक्यूल्स में, और उनके अंदर सेल्स को डायरेक्ट जो है ट्रेक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन का इनहेल और CO2 का रिलीज ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का जो है रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर समझ में आया कि इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें वो डायरेक्ट होता है कि इसमें किसी सर्कुलेटरी सिस्टम का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। अब अपन देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, अपन ने बात की कि रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड से एनर्जी बनती है। ठीक है। तो एनर्जी बनती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कार्बनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को यहाँ पर अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जबकि अपन बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना, जो फूड के मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी बनाई जाती है ATP, तो ये जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन बोलते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कई बैक्टीरिया होता है, या फिर अपन देखें कि हमारी RBC के अंदर भी जो RBC की सेल्स होती है उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। और इसका रीजन अपन इसकी जो फिजियोलॉजी बात करेंगे रेस्पिरेशन की नेक्स्ट वाले लेक्चर में, वहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का यूज़ है नहीं होता है एनारोबिक में, जबकि एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज़ होता है एनर्जी में, फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते टाइम। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनके अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ATP, CO2 प्लस H2O का मॉलिक्यूल होता है। जबकि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ पर ATP प्लस CO2 और साथ में यहाँ पर लैक्टिक एसिड, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में एल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। ठीक है। तो इस टाइप से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड पॉइंट था इसका कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स में किस किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन इसको किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो हैबिटाट के बेस पे होते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन लेवल में अपन रखे गए हैं उनको, उनके हिसाब से अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं।
जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल बॉडी सरफेस होता है उनका, जैसे कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके अंदर ना तो कोई ऑर्गन पाया जाता है और ना ही कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो वो रेस्पिरेशन करने के लिए जो भी गैसें चाहिएंगी उनका ट्रांसपोर्ट है वो बॉडी सरफेस से कर लेते हैं। जैसे कि पहले डायग्राम में अपन यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ग्रेडियंट के बेसिस पे डिफ्यूज कर रहा है और CO2 यहाँ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स। इनके अंदर बॉडी सरफेस से जो गैसों का एक्सचेंज होता है। फिर सेकंड आता है यहाँ पर कि मॉइस्ट स्किन से, यानी कि नम त्वचा से। ठीक है, इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो एनिलिडा यानी कि यहाँ पर केंचुआ और फ्रॉग के अंदर भी, यानी कि फ्रॉग के अंदर अपन देखें ना तो जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसमें स्किन से या क्यूटिकल बोलते हैं अपन उसको, उससे भी गैसों का एक्सचेंज होता है और लंग्स के द्वारा भी होता है। और जो फ्रॉग का टेडपोल होता है उसके अंदर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन अपने को याद रखना है कि गिल्स के द्वारा जो मेंढक का या फिर फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल बोलते हैं अपन, और मेंढक के टेडपोल के अंदर गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। यहाँ पर फिशेज वगैरह जो भी हैं, जो भी जलीय जंतु हैं, उनके अंदर गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ऑर्गन है हमारा ट्रेकिया, जो कि अपन देखेंगे यहाँ पर अगली वाली स्लाइड में कि ट्रेकिया जो है वो इस तरीके से बाहरी जो इसकी लेटरल सतह होती है इंसेक्ट की, इनके अंदर ऐसे ओपनिंग पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं अपन ट्रेकियल ओपनिंग, और इनको बोलते हैं जो रेस्पिरेटरी पाइप्स होती हैं इनको बोलते हैं ट्रेकिया। और ये आगे चल के फर्दर डिवाइड हो जाती हैं जिनको अपन ट्रेक्योल्स बोलते हैं, और इनके संपर्क में डायरेक्ट सेल्स होती हैं और उनसे डायरेक्टली गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन बुक लंग्स की, यानी कि बुक लंग्स यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर जो स्कॉर्पियन होता है उसके अंदर भी बुक लंग्स पाए जाते हैं, और जो मकड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो जो इसकी बुक लंग्स की स्ट्रक्चर है वो आगे देख लेंगे अपन इस स्लाइड पे। इस तरीके से बुक लंग्स पाए जाते हैं जिनके अंदर ऐसे बुक के समान वलन होते हैं। तो एक तरफ ब्लड का फ्लो होता है और दूसरी साइड में एयर का फ्लो होता है, यानी कि ऐसे अपोजिट साइड में होता है कि ऐसे एयर का फ्लो हो जाता है और इसके अपोजिट में ब्लड का फ्लो हो जाता है और गैसों का एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है। तो इस बुक लाइक स्ट्रक्चर के जो लंग्स होते हैं इन्हीं को बुक लंग्स बोलते हैं, और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो फ्लूइड है हमारा, ब्लड है उसका और एयर का होता है। तो इसको अपन बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है बुक गिल्स, जैसे कि लिमुलस में पाया जाता है। ये एग्जांपल्स यहाँ से पूछे जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आसानी से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में स्ट्रक्चर से ऐसे ध्यान में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म पाया जाता है, जो कि आगे अपन फिजियोलॉजी वाला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा। इस यहाँ पर किंग कब में जो बुक गिल्स में पाए जाते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर भी गिल्स की स्ट्रक्चर बुक के समान ही होती है, तो इनको भी बुक गिल्स कहा जाता है। वलन पाए जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वाटर और ब्लड का फ्लो पाया जाता है और गैसों का एक्सचेंज होता है। फिर आते हैं लंग्स, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर मेमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर इस टाइप का जो है वो ऑर्गन पाया जाता है। फिर लास्ट आता है जिसको बोलते हैं क्लोएका, या फिर हिंदी में इस वर्ड को बोलें तो इसको कहा जाता है अवस्कर। ठीक है, ये जो ऑर्गन है वो कछुए के अंदर पाया जाता है, यानी कि कछुआ जब भूतल की सतह पर होता है तब उसमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जबकि वह जो है जल के अंदर रहता है तो उसके अंदर जो है वो अवस्कर या फिर क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसके स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं आगे की स्लाइड में। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ये इस तरीके से जो एनल ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं क्लोएका, और यहाँ से जो है वाटर का फ्लो पाया जाता है और वाटर के अंदर से जो है यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, ब्लड के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैकेनिज्म वगैरह अपने को ध्यान रखना है नहीं, यहाँ पर इतना ही रखना है कि ये क्लोएका जो ऑर्गन है अवस्कर है, इससे रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो इसको अपन याद रखेंगे कछुए के अंदर होता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं एम्फीबिया में। अपन ने बात करी ली कि जो एम्फीबिया का अडल्ट फ्रॉग होता है, उसके अंदर लंग्स एंड यहाँ पर क्यूटिकल या स्किन के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, या फिर अपन बोले तो रेस्पिरेशन होता है। जबकि इसका जो टेडपोल लार्वा होता है उसके अंदर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, इतना याद रखना है। फिर अपन ने एक टर्म पढ़ा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है काउंटर करंट एक्सचेंज, जो कि हमारी रीनल के अंदर भी इसी प्रकार का जो है वो सिस्टम पाया जाता है काउंटर करंट वाला। एक होता है को करंट फ्लो,
ठीक है, को करंट फ्लो हो गया। एक होता है काउंटर करंट फ्लो, यानी कि जो दो सिस्टम हैं, या फिर जैसे अपन बात करें कि हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन और एयर का सर्कुलेशन, यानी एयर का प्रवाह है। तो ये जो दोनों हैं, मान लेते हैं अपन कोई भी फ्लूइड, मान लीजिए कि एक फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है और दूसरा इसके पैरेलल किसी भी प्रकार की ट्यूब या फिर बात करें वेन के अंदर ऐसे फ्लो होता है, तो उसको अपन बोलते हैं को करंट फ्लो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल फ्लो को बोलते हैं को करंट फ्लो, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। और ये जो काउंटर करंट फ्लो है, ये यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर अपन बात करेंगे आगे, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब। और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे पढ़ा ना अपन ने बुक लंग्स वगैरह, उनके अंदर इसी प्रकार का फ्लो पाया जाता है कि एक साइड से एयर फ्लो करती रहती है और उसके अपोजिट साइड से सर्कुलेशन ब्लड का होता रहता है। तो इससे जो गैसों का एक्सचेंज है वो और ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है कि हैबिटाट के अनुसार कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सरल रेस्पिरेशन कौन से के अंदर होता है, या फिर देखें अपन तो डिसएडवांटेज कौन से के ज़्यादा हैं। तो अपन देख लेते हैं कि जो जल के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं अपन एक्वेटिक ब्रीदर्स, यानी कि पानी से O2 ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं एक्वेटिक ब्रीदर्स। जबकि भूतल पर रहते हैं, एयर से गैसों का एक्सचेंज करते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ब्रीदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनके अंदर एक्सचेंज वगैरह तो फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या होता है ना, वाटर वालों में एक डिसएडवांटेज होता है कि वाटर का जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, जबकि जलीय जंतु क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ जंतु एक्टोथर्म होते हैं, यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगी। मेटाबॉलिज्म की इंक्रीज जो प्रोसेस होगी तो यहाँ पर O2 की डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस चलेगा यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा, तो O2 की डिमांड ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर पहले से O2 की अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिबिलिटी है वो वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज पाया जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो गर्मियों के अंदर ऐसे बहुत सारे मेराइन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, तो ये वाला डिसएडवांटेज हो गया एक्वेटिक ब्रीदर्स का। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक्टोथर्म होते हैं, वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर O2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डिफ्यूजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, O2 की डिमांड ज़्यादा होगी, जबकि अवेलेबिलिटी और भी कम होगी। फिर बात करते हैं अपन बाहरी एटमॉस्फेयर की। जो टेरेस्ट्रियल हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बाहरी जो एटमॉस्फेयर होता है अपना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा N2 गैस पाई जाती है 78% के आसपास। फिर सेकंड नंबर पर अपन बात करें तो O2 गैस है वो 21% के आसपास पाई जाती है, जबकि यहाँ पर CO2 गैस है वो 0.04% ही पाई जाती है। तो जो यहाँ पर स्थलीय या फिर टेरेस्ट्रियल जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जैसे कि नॉर्मल यहाँ पर भूतल पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो गैसों का जो भी समतल मैदान होते हैं, समतल भूतल होता है, तो उसके ऊपर टोटल गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 760 mmHg के आसपास। ठीक है, तो 760 जो mmHg गैसों का पार्शियल प्रेशर है, इसके अंदर जैसे 21% ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो वो 160 के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल सरफेस पे अगर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं स्थलीय ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर जो गैसों का ग्रेडियंट है वो बाहरी ग्रेडियंट क्या होता है 160 के आसपास होता है, जबकि अंदर का जो ग्रेडियंट होता है वो 100 के आसपास होता है। तो आसानी से डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। और जो यहाँ से ये होता है लंग्स का ग्रेडियंट, और जो अंदर का ग्रेडियंट होता है वो तो और भी कम पाया जाता है, और भी कम होता है। जैसे आर्टरी और वेंस का अपन देखें तो वो तो इससे भी कम होता है। तो इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन का फ्लो होता है। ठीक है, जबकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्थलीय ऑर्गेनिजम्स, ये हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर अपन मान लीजिए कि जो भी एनिमल हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है ना, जो एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर है वो घटकर जो नॉर्मल सभी गैसों का पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पर हो जाएगा 360 के आसपास। mmHg इसकी यूनिट है, ठीक है, मापने की। तो यहाँ पर 360 के आसपास हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर अपन निकालें तो वो हो जाएगा 75 के आसपास। ठीक है, 75 mmHg के आसपास हो जाएगा। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर है वो घटकर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो यहाँ पर वेंटिलेशन गैसों का और जो डिफ्यूजन है गैसों का O2 का वो हो नहीं पाता है। और इसके कारण क्या होता है कि O2 पहुँच नहीं पाता है, और CO2 की मात्रा जो ब्लड या सर्कुलेशन में बढ़ जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर
जो बाहरी ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, नोज है, ईयर्स है, इनके अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से। तो यहाँ पर कुछ समय, जैसे मान लीजिए अपने 6 km के आसपास में, 6 किलोमीटर के आसपास हिल्स के ऊपर गए तो यहाँ पर कम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर CO2 की जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और CO2 की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ने की वजह से यहाँ पर H+ आयन बढ़ जाएंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर H+ आयन बढ़ जाएंगे तो pH जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का pH डिक्रीज होगा तो यहाँ पर जो H+ आयन है वो डायरेक्टली CSF यानी कि बात करें तो ब्रेन में तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर H+ आयन ब्रेन में जा सकते हैं, ब्लड ब्रेन में नहीं जा सकता, ना ही CO2 ब्रेन में जा सकती। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो H+ आयन है वो CSF के अंदर चले जाते हैं और CSF का pH डिक्रीज हो जाता है। और CSF का जो डिक्रीज होगा pH, इसके कारण यहाँ से जो है जो ब्रीदिंग रेगुलेटरी सेंटर होता है अपना ब्रेन के अंदर, पोन्स और मेडुला के अंदर से रेगुलेट होता है, उसकी भी अपन फिजियोलॉजी में बात कर लेंगे आगे हर लेक्चर में। तो यहाँ से रेगुलेट होता है और जो ब्रीदिंग की स्पीड है वो बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हाँफने जैसी हालत हो जाती है, वोमिटिंग जैसी हालत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे H+ आयन बढ़ गए, ठीक है, तो H+ आयन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि O2 की अनलोडिंग तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर O2 का इतना पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसा हो कि जिसको यहाँ पर मूव किया जाए या फिर ट्रांसफ़र करवाया जाए तो उसका थोड़े दिनों के बाद में कुछ एडेप्टेशन आ जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन की यहाँ पर मात्रा बढ़ जाती है। एक हीमोग्लोबिन सामान्यतः 4 O2 के मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से क्या है ना, यहाँ पर 4 जो O2 के मोलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर O2 की जो है वो ट्रांसपोर्ट कम हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर Hb की जो है यहाँ पर मात्रा ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बढ़ जाएगी, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए Hb की मात्रा ज़्यादा होती है। इस तरीके के कुछ एडेप्टेशन, अनुकूलन उनके अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या होता है ना, क्या बात करते हैं अपन कि सबसे पहले मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसकी तो अपन बात करें तो वो होता है लंग्स, ठीक है, तो इसकी तो अपन बात कर लेंगे। उससे पहले क्या होता है ना कि जैसे गैसों का ट्रांसपोर्ट करना है, इनहेल करना है, उनको एकदम स्टेरिलाइजेशन करना है, या फिर जैसे गर्म एयर है तो उसको कूल करना है, ज़्यादा फिर कूल है तो उसको वार्म करना है। इस तरीके के लिए क्या होता है ना, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक पाया जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपन यहाँ पर, दूसरा बात करेंगे जो लंग्स होते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनकी, और थर्ड बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर जो लंग्स होते हैं ना, ह्यूमन के लंग्स या फिर एनिमल्स के लंग्स की बात करें अपन तो इनके अंदर किसी प्रकार की कोई मांसपेशियाँ नहीं पाई जाती है, कोई मसल्स नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इनके अंदर स्वतः जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, उनकी भी बात कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपन बात करें तो सबसे पहले जो बाहरी ओपनिंग होती है हमारे नेजल की, तो सबसे पहले वो पार्ट आता है, जैसे अपन डायग्राम से देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो नेजल ओपनिंग होती है वो हो गई, फिर यहाँ से नेजल चेम्बर आ जाएगा, नेजल केविटी आ जाएगी। नेजल जो नोज के हैं वो 3 पार्ट होते हैं, उनकी इस वाली स्लाइड में अपन बात कर लेंगे, इस वाली में अलग अलग पार्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले अपन यहीं पर बात करेंगे इनकी, यहाँ पर देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो नेजल चेम्बर आगे फेरिंग्स में ओपन हो जाता है। अब फेरिंग्स क्या होता है ना, फेरिंग्स के अंदर जो कॉमन यहाँ पर जंक्शन होता है किसका, फूड पाइप, ठीक है, इसोफेगस और विंड पाइप का, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है वो फूड पाइप और विंड पाइप का जंक्शन होता है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। इतना सा याद रखना है, बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात कर ही रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर हमारा लेरिंग्स, इस वाले पार्ट को बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है, जिसको यहाँ पर वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं अपन, और हिंदी में बात करें तो कंठ बोले जाते हैं। और लेरिंग्स के स्थान पर बर्ड्स के अंदर यहाँ पर सेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर लेरिंग्स के आगे जो भी है एक लंबी शंक्वाकार पाइप के समान में, जिसको अपन बोलते हैं श्वसन नलिका या फिर विंड पाइप बोलते हैं, और उसको कहा जाता है ट्रेकिया, ठीक है, जिसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर होता है 2.4 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और ये जो ट्रेकिया है वो यहाँ पर फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है यहाँ पर जाके 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ तक का जो भी पार्ट है इसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक, इतने से पार्ट को, ये बात याद रखनी है। और इसको बोलते हैं अपन कंडक्शन जोन, जिसके फंक्शन की नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, कंडक्शन जोन कहा जाता है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट आ जाएगा ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है, या फिर बोलेंगे एक्सचेंज जोन। तो इतना सा याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट आते हैं और यहाँ पर रेस्पिरेटरी जोन में कौन से वाले पार्ट आते हैं, इतना सा ओवरव्यू यहाँ पर अपने को देख लेना है। इस डायग्राम में भी यही
अब देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, उनके थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पर देखते हैं कि नोज के यहाँ पर 3 पार्ट दिखाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, जो कि बाहरी स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज की बनी होती है, और यहाँ पर एक पैर जो है वो बाहरी एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वेंटिलेशन होता है वेस्टिब्यूल वाले पार्ट से, यहाँ पर अपने को इतना याद रखना है। और इसको बोलते हैं अपने वेस्टिब्यूल वाले पार्ट को अगर हिंदी में बात करें तो प्रगाढ़ भाग बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर नेजल कैविटी, जिसको बोलते हैं श्वसनीय भाग, और इस वाले पार्ट से म्यूकस रिलीज होता है जो कि बैक्टीरिया या डस्ट के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, और यहाँ पर कुछ रोम्स भी पाए जाते हैं जो डस्ट के पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर थर्ड पार्ट, जिसको ओल फैक्ट्री पार्ट कहा जाता है या फिर नेजल कॉन्ची भी बोलते हैं। और इस वाले पार्ट में क्या होते हैं ना, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स का क्या होता है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन से कनेक्शन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन फेरिंग्स की। तो जो दोनों नेजल ओपनिंग्स होती है वो आगे फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है, ठीक है। और यहाँ से जो है तो फेरिंग्स के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर भोजन वाले पार्ट का, जिसको बोलते हैं अपन फूड पाथ, ठीक है, यानी माउथ की यहाँ पर ओपनिंग होती है। और जो फूड स्वॉल्विंग के दौरान है यहाँ पर भोजन जो है वो नेजल चेम्बर में नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पर एक जो मसल्स की स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपन यूवुला, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पर क्या होता है, लेरिंग्स वाले पार्ट के नीचे जो ओपनिंग हो जाती है विंड पाइप की या ट्रेकिया की, और एक साइड में इसोफेगस की ओपनिंग पाई जाती है। तो फूड स्वॉल्विंग के दौरान यहाँ पर जो फूड है वो यहाँ पर विंड ट्यूब के अंदर एंटर ना करे, इसके लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज पाया जाता है जो कि द्विपालित होता है, इसको बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस, ठीक है। तो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है इसके नीचे बिल्कुल लेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है, लेरिंग्स के अंदर ओपनिंग होती है, और यहीं से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है एनिमल्स के अंदर। और ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है। और यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज पाया जाता है जो कि मेल्स के अंदर मैच्योरेशन के दौरान यहाँ पर साइज में इंक्रीज हो जाता है, जो थायराइड को प्रोटेक्ट करता है, उसको अपन एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, यहाँ पर एक क्रिकोइड कार्टिलेज पाया जाता है, यानी कि थायराइड के जो पीछे की साइड में है यहाँ पर एक बिल्कुल लेरिंग्स का लास्ट वाले पार्ट में कार्टिलेज पाया जाता है, रिंग टाइप का, एक ही होता है यहाँ पर नंबर में वो, तो इसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। फिर यहाँ पर बात करेंगे अपन ट्रेकिया की, कि यानी कि जो ब्रोंकाई से पहले और लेरिंग्स के बाद में एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ट्रेकिया, जहाँ से गैसें एक जो है वो आगे पास होती है, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, और डायमीटर मैंने बताया 2.4 सेंटीमीटर का। फिर आगे ये जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई के अंदर, और फिर आगे जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे ब्रोंकाई डिवाइड होके लंग्स वाला पार्ट आ जाता है, जो आगे देखते हैं अपन। एक कार्टिलेज और आता है यहाँ पर, जो यहाँ पर जंक्शन होता है दोनों ब्रोंकाई का, या फिर डिवाइड होती है दोनों ब्रोंकाई, यहाँ पर ऐसे वी शेप का कार्टिलेज पाया जाता है ऐसे, ठीक है, रिंग टाइप का, तो उसको बोलते हैं कार्निया ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि कार्निया ऑफ ट्रेकिया क्या होता है, जहाँ से जो डिवाइड होती है ट्रेकिया या फिर 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, उस वाले पार्ट में वी शेप का कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कार्निया ऑफ ट्रेकिया। फिर यहाँ से आगे जो है वो ब्रोंकाई ट्री स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पर ट्रेकिया का खत्म हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जो ब्रोंकाई होती है, सबसे पहले ये हो गया अपना कार्निया ऑफ ट्रेकिया, ये वाला वी शेप्ड, ठीक है। इसके बाद में एक ब्रोंकाई लेफ्ट वाले लंग्स में चली जाती है और एक राइट वाले में चली जाती है, तो इन ब्रोंकाइज को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ये जो आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई भी आगे और डिवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आगे ये फर्दर डिवाइड होते होते ब्रेंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, जो सबसे बारीक भाग होता है ब्रोंकाई का। उसके बाद में यहाँ पर एल्वियोलाइज का ग्रुप पाया जाता है, जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है। और जो है यहाँ पर ब्रोंकाई को, या फिर बात करें एल्वियोलाइज को, जो वेन और आर्टरी यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है और कैरी करके ले जाती है, उन्हीं से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जबकि पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है।
फिर अपने बात की थी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको कंडक्शन जोन कहते हैं, और उसके फंक्शन क्या है कि ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, यानी अगर हॉट एयर है तो उसको कूल करता है, और कूल है तो उसको वार्म करता है, और स्टेरिलाइजेशन करता है, यानी भी कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो एंटर होता है वो म्यूकस की सेल्स के द्वारा, गोबलेट सेल्स के द्वारा यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है। और जो रोम पाए जाते हैं नेजल कैविटी में वो डस्ट के पार्टिकल्स को यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जिसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल है वो रोम्स के अंदर ही फंस के रह जाते हैं, आगे ब्रोंकाई या फिर अंदर लंग्स के अंदर एंटर नहीं करते हैं, जिसको क्लीनिंग कहा जाता है। ये होते हैं कंडक्शन जोन के फंक्शन। फिर आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। उससे पहले कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है, एक ऑर्गन और होता है हमारा जिसको बोलते हैं अपन डायफ्राम, जो कि ऐसे लंग्स के नीचे यानी कि एब्डोमेन कैविटी और लंग्स जो है चेस्ट कैविटी, इनके मध्य में पाया जाता है, लंग्स के नीचे पाया जाता है और एब्डोमेन कैविटी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। जब यह मतलब सबसे पहले बात करें तो ये बना किसका होता है, रेडियल मसल्स का बना होता है, ये बात याद रखनी है, रेडियल मसल्स का बना हुआ होता है, जो कि ऐसे डोम शेप्ड में होगा, गुंबदाकार जिसको बोलते हैं, डोम्ड शेप में होगा, तो ये होगा रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। और जब ये ऐसे फ्लैट होता है यानी कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये फ्लैट शेप में आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो फ्लैट शेप में आएगा तो यहाँ पर ऐसे आएगा ऐसे, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और जो एयर है वो बाहर से इनहेल कर ली जाती है, और इस टाइम पे जो फ्लैट डायफ्राम होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में, जो रेडियल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। फिर यहाँ पर देखें तो एक और होती है यहाँ पर मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स का ग्रुप पाया जाता है। ये इंटरकोस्टल मसल्स का ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि ये हमारी चेस्ट कैविटी हो गई, ठीक है, और चेस्ट कैविटी के अंदर यहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे ऐसे अस्थियों का जाल पाया जाता है जिनको रिब्स बोलते हैं। और इन रिब्स के अंदर क्या होता है ना, ये पृष्ठ सतह पर स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर जो है सामने की साइड में जो है एंटीरियर साइड में है वो यहाँ पर स्टर्नम से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर ऐसे रिब्स का ऐसे जाल पाया जाता है जिसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, और ये उनको प्रोटेक्शन का काम करती है। और इन रिब्स के बीच में क्या होता है ना, ये वाली रिब्स हो गई, ठीक है, और इन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये मसल्स रेस्पिरेशन में भी जो है वो काम करती हैं, किस तरीके से करती हैं वो अपन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक होती है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि अंदर की साइड में जो कि लंग्स के साइड में होती है उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरी होती है बाहर की तरफ, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इतना याद रखना है, ये दो टाइप की मसल्स पाई जाती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करती है। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्पिरेशन में क्या होता है। अगर अपन ड्यूरेशन देखें तो इनहेलेशन की ड्यूरेशन होती है यहाँ पर 3 सेकंड की, जबकि एक्सहेलेशन की होती है 2 सेकंड की, और टोटल मिला के होती है यहाँ पर 5 सेकंड का ड्यूरेशन होता है एक बार ब्रीथ करने में। तो 1 मिनट के अंदर अपन यहाँ से 10 से 12 बार ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इंस्पिरेशन में क्या कौन सी जो मसल्स है वो काम में करती हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं डायफ्राम की। तो डायफ्राम जैसे मान लीजिए ये डोम शेप्ड में है, रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है। यहाँ पर जो लंग्स हैं उनकी इस तरीके से वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या होगा ना, ऐसे फ्लैट होगा। अगर इनकी रेडियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फ्लैट होगा, फ्लैट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, बाहर वाली मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स को ऊपर की साइड में ऐसे फोर्स करेगी, और इसके कारण जो लंग्स है वो ऊपर की तरफ फैलेंगे, ऊपर की तरफ फैलेंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो एयर है वो इनहेल कर ली जाती है, और ये ड्यूरेशन होती है 3 सेकेंड के आसपास। इसी तरीके से एक्सपायरेशन में क्या होता है ना, जो एब्डोमेन मसल्स होती है वो यहाँ पर रोल प्ले करती हैं, कि जो एब्डोमेन की मसल्स होते हैं ऐसे नॉर्मली तो नहीं करती है, नॉर्मली तो इसके डायफ्राम के रेस्टिंग होने से चला जाता है, जो एयर है वो बाहर चली जाती है। लेकिन अगर अपन डीप ब्रीथिंग करते हैं एक्सरसाइज के वगैरह दौरान या फिर रनिंग के दौरान, तो यहाँ पर जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो इस तरीके से फोर्स करती हैं, और साथ में जो रेडियल मसल्स हैं वो यहाँ पर रेस्टिंग फेज में जाती है, तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है डोम्ड शेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एयर एक्सहेल हो जाती है, तो एब्डोमिनल मसल्स। और सेकंड होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि यहाँ पर अंदर की साइड वाली मसल्स होती हैं, वो एक्सहेलेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। तो इंस्पिरेशन को बोलते हैं नी श्वसन, और एक्सपायरेशन को हिंदी में बोलते हैं उच्च श्वसन। अब बात करते हैं अपन लंग्स की। तो लंग्स क्या होते हैं ना, यहाँ पर पैर में 1 होते हैं, ठीक है, चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। इनका कलर होता है वो पिंक होता है, और ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर पाई जाती है, जिसको प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इनके बीच में ऐसे यहाँ पर जगह पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टेनम। इस वाली कैविटी को मीडिया स्टेनम बोलते हैं,
जहाँ पर हर्ट भी प्रेजेंट होता है। और हर्ट थोड़ा सा क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले लंग्स की तरफ होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड वाला लंग्स आकार में छोटा होता है और वेट में भी राइट की अपेक्षा हल्का होता है। इसलिए यहाँ पर एक नोच पाई जाती है जिसको यहाँ पर अपन कार्डियक नोच बोलते हैं। यानी हर्ट जिसे साइड में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में, वहाँ पर लंग्स के अंदर एक ऐसे नोच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कार्डियक नोच कहा जाता है। तो सबसे पहले प्लूरा मैंने बताया कि जो डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर पाया जाता है डबल मेम्ब्रेन, उसको प्लूरा बोलते हैं। फिर है पेराइटल प्लूरा, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और दोनों के बीच में जो जगह पाई जाती है या फिर केविटी लाइक ऐसी सरफेस पाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूरल केविटी। और इस केविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इसका जो वेट है वो होता है या फिर क्वांटिटी होती है 150 ml के आसपास। और इसकी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कई बार इसकी क्वांटिटी के अंदर जो है इंक्रीमेंट हो जाता है, ये फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसके कारण डिजीज़ हो जाता है। उस डिजीज़ को बोलते हैं प्लूरेसी डिजीज़। इट इज़ आल्सो नोन एज प्लूरेसी डिजीज़, ठीक है। फिर बात करते हैं, अपने ये बात करी ली पीछे कि मीडियस्टेनम किसे कहते हैं। जो दोनों लंग्स के सेंटर में जो केविटी पाई जाती है उसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। और कार्डियक नोच मैंने बताई दिया कि लेफ्ट लंग्स के अंदर ऐसे गुहा लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं। और मेमल्स के लंग्स के अंदर कोई मसल्स नहीं पाई जाती है जिसके कारण उनमें सतह सिकुड़ने की कोई कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट वाली लंग्स का जो है यहाँ पर वेट 575 ग्राम के आसपास में होता है और राइट वाले का 625 के आसपास होता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर लेफ्ट लंग्स की साइड में हार्ट पाया जाता है, तो यहाँ पर लेफ्ट वाले लंग्स में 2 ही लूप पाए जाते हैं और राइट वाले में 3 लूप पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और बीच एक होता है मिडिल। इस तरीके से 3 लूप पाए जाते हैं। और इसके अंदर दोनों लंग्स के अंदर मिला के 300 मिलियन के आसपास में एल्वियोलाई पाई जाती है। और इन 300 मिलियन एल्वियोलाइज की जो सरफेस एरिया होता है वो 100 वर्ग मीटर के आसपास होता है, ठीक है। 100 वर्ग मीटर के आसपास में इन एल्वियोलाइज का जो सरफेस एरिया होता है जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता है। यहाँ पर एल्वियोलाई के अपन स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे एल्वियोलाई पाई जाती है, आगे ऐसे ओपनिंग होती है उसकी जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ब्रोंकाई से आगे ऐसे फूला हुआ भाग होता है और इसके बाहर ऐसे कैपिलरी का जो है ऐसे सराउंडिंग के अंदर कैपिलरी पाई जाती है जो इसको ब्लड सप्लाई भी करती है और यहाँ से गैसों का एक्सचेंज या गैसों का डिफ्यूजन भी करती है। और डिफ्यूजन के बाद में ये यहाँ पर जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन को पहुँचाती है और वहाँ से CO2 का ट्रांसपोर्ट एल्वियोलाई तक करती है। तो जो कैपिलरी की वॉल होती है इसको बोलते हैं, कैपिलरी की जो वॉल है ये बनी होती है एंडोथेलियल टिश्यू की। और यहाँ पर जो कैपिलरी वॉल जो बनी होती है वो एंडोथेलियल सेल्स की, और जो एल्वियोलाई की वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होकर ही यहाँ पर गैसों का डिफ्यूजन होता है और यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए कुछ चैनल्स पाए जाते हैं। तो उन चैनल्स को कुहन नाम के साइंटिस्ट ने फाउंड किया था, जिसके कारण यहाँ से इनका नाम पड़ा है कि पोर ऑफ कुहन्स कहा जाता है। कुहन के रंध्र इनको बोला जाता है जिनके द्वारा गैसों का डिफ्यूजन होता है। यानी कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से डिफ्यूज हो जाती है और जो CO2 है प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन में वो यहाँ पर एल्वियोलाई में ग्रेडियंट के आधार पर डिफ्यूज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ऐसे गैसों का एक्सचेंज पाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई। इस एल्वियोलाई की जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है न्यूमोसाइट सेल्स जो 2 टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। फिर होती है गोबलेट सेल्स होती है कुछ जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है और यहाँ पर ये जो है एंटीबायोटिक की तरह कार्य करती है, जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप करती है, एंटी इन्फंगल की तरह वर्क करती है। और जो टाइप फर्स्ट की जो न्यूमोसाइट्स होती हैं वो ऐसे थिन होती है ऐसे, और मैक्सिमम जो कवरिंग होती है एल्वियोलाई की उसका जो है निर्माण करती है इस तरीके से। और ये जो टाइप फर्स्ट की न्यूमोसाइट्स होती है इन्हीं की सरफेस से जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है। जबकि न्यूमोसाइट सेकंड यहाँ पर क्या होती है ना, यहाँ पर कुछ फोस्फोलिपिड्स का सिक्रेशन करती है जो एक सर्फेक्टेंट की तरह कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि एल्वियोलाई को चिपकने से रोकता है और गैसों के एक्सचेंज में भी यहाँ पर मदद करता है। सरफेस को यहाँ पर सर्फेक्टेंट की तरह कार्य करता है, म्यूकस को डिजोल्व करता है। और ये हमारे अंदर एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान एम्ब्रियो में 8 मंथ के बाद में डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यूमोसाइट सेकंड टाइप वाली है वो कब डेवलप होती हैं, तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें 8 मंथ के दौरान बाद में डेवलप होती हैं। और कोरोना के अंदर इन्हीं सेल्स को यहाँ पर टारगेट किया गया था वायरस के द्वारा, इन्हीं को यहाँ पर नष्ट किया गया था।
फिर देखते हैं कुछ टर्म्स आती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जाती है। पहले आती है मोनोडायराइनस, यानी कि जिनके अंदर जो एक्सटर्नल नोज होता है उनके अंदर 2 ओपनिंग पाई जाती है, 1 पेयर ओपनिंग, ठीक है। फिर होती है डायराइनस कंडीशन, सॉरी यहाँ पर मोनोराइनस के अंदर 1 एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग एक ही पाई जाती है जो कि कुछ एक्सटिंक्ट मछलियों के अंदर पाई जाती थी। और डायराइनस होती है यहाँ पर 1 पेयर ओपनिंग होती है, यानी 2 पोर होते हैं जो कि सभी हमारे अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। फिर सेरिंग्स, जो कि मैंने बता दिया कि लेरिंग्स के स्थान पर बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। एडम सेपल, जो कि थायराइड कार्टिलेज है, वो मेंस के अंदर आकार में बड़ा हो जाता है, उसको एडम सेपल बोलते हैं। कार्निया, जो कि यहाँ पर विंड पाइप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, वी आकार का होता है, उसको कार्निया बोलते हैं। और कुहन्स के पोर मैंने बता दिया, जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। न्यूमोसाइड सेल्स 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप वाली जो है वो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, और सेकंड टाइप वाली है यहाँ पर वो फोस्फोलिपिड का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक लेसिथिन फोस्फोलिपिड्स, ये क्या होता है, ये इन्हीं टाइप 2 वाली, टाइप सेकंड वाली न्यूमोसाइट्स होती हैं, इनके द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है, जो कि यहाँ पर एल्वियोलाइज को चिपकने से रोकता है, ठीक है। यानी कि सर्फेक्टेंट की तरह यहाँ पर वह करता है। फिर अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जो ये टॉपिक सामने स्क्रीन पर है, रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स और स्टैंडर्ड कैपेसिटीज होती है, सॉरी स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स और कैपेसिटी होती है, उसके बारे में। फिर है गैसों के ट्रांसपोर्ट के बारे में। फिर जो इसका रेगुलेशन है, यानी कि कंप्लीट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। और लास्ट में अपन डिसऑर्डर्स को जो है डिस्कस करने के बाद में यहाँ पर एक लेक्चर PYQ का डिस्कस करेंगे, यानी कि आज तक नेट और नीट के अंदर या फिर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को ये लेक्चर या फिर अपन जो लेक्चर बनाएंगे वो कवर करेंगे, और सारे PYQ का भी लास्ट में एक लेक्चर बना देंगे कलेक्शन करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।